डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात के 10 बजे इसका मतलब है दमदार 10। जी हां, वक्त है दमदार 10 का, क्योंकि डीडी न्यूज पर रात 10 बजे अब से दमदार 10 होता है। क्योंकि डीडी न्यूज पर रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीडा टीवी डिबेट दो टूक प्रसारित होता है। और हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि अपना पेन पेपर उठाइए या अपने जहन में नोट कर लीजिए, दो टूक का समय बदल गया है। रात 9 नहीं, रात 10 बजे है। लेकिन आज साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारा समय बदलने के बाद आपका प्यार जिस तरह से लगातार हमें मिल रहा है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। चलिए दो टूक में आज के विषय की चर्चा कर लेते हैं। आज एक बार फिर से हमने बहुत कुछ देखा, दिल्ली में बहुत कुछ देखा। और क्या देखा दिल्ली में? दिल्ली में एक तरह से 300 सांसदों का सड़क पर मार्च देखा। आज एक बार फिर से एसआईआर को लेकर, यानी जो वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है, और राहुल गांधी जिसे वोट चोरी कहते हैं, उसको लेकर जो कुछ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, उन आरोपों को लेकर आज एक बार फिर से 300 सांसद जो हैं सड़क पर आए। दिलचस्प ये रहा कि ये जो 300 सांसद सड़क पर आए, चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाहते थे। मैंने शुक्रवार को भी आपको बताया था, प्रमाणों के साथ बताया था कि जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयुक्तों के खिलाफ एक देश में माहौल बनाया जा रहा है, उसके कारण चुनाव आयोग को लेकर लोगों में एक तरह की गुस्सा, एक तरह की लोगों में वितृष्णा जो होती है, उसको भरने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये कोशिश हो रही है कि लोग चुनाव आयोग से गुस्सा हो, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म की जाए। और इसी कड़ी में आज 300 सांसदों ने बाकायदा चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च किया। हालांकि पुलिस ने उनको बीच में रोक लिया, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में संविधान की कॉपी थी, उन्होंने इस मार्च के लिए पुलिस से परमिशन भी नहीं ली थी। दिल्ली में इस तरह की परमिशन लेना, कहीं पर भी इस तरह की परमिशन लेना अनिवार्य होता है। और चुनाव आयोग ने 30 लोगों को बुलाया था, लेकिन 300 लोगों ने चढ़ाई करने की कोशिश की थी। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो है वो डर गई है, चुनाव आयोग जो है बात नहीं करता, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा जयराम रमेश, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको चिट्ठी गई थी। चिट्ठी में लिखा था कि आप 30 लोग आइए, सादर आइए, आपसे चर्चा होगी, जो आपकी शिकायतें हैं वो सुनी जाएंगी, आपको जो कुछ कहना है कहिए। 30 लोग आइए। उन 30 लोगों की गाड़ी नंबर मांगे गए थे, उनके नाम मांगे गए थे, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई गई, ना कोई जवाब भेजा गया। और जवाब में 300 सांसदों ने चुनाव आयोग के दफ्तर में कूच कर दिया। बहरहाल जैसा होना था वो हुआ। उनके जो मार्च था उसको रोक लिया गया। जब रोक लिया गया तो पुलिस से भिड़ंत हुई। कई सांसद जो हैं, जिसमें अखिलेश यादव जो हैं, वो बैरिकेटिंग पे चढ़ गए, सबने देखा। और उसके बाद सांसदों को बस में ले जाया गया और तब जो है एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। लेकिन सवाल यह है कि ये जो प्योर लिस्ट की बात कर रहे हैं ना, यही बात तो सरकार भी कर रही है, यही बात तो चुनाव आयोग भी कर रहा है। अब यहीं पर पेच फंसा हुआ है। राहुल गांधी कहते हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, उनको प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। और प्योर वोटर लिस्ट बनाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, उसका विपक्ष विरोध करता है। और गृह मंत्री भी 2 दिन पहले ये कह चुके हैं कि एक भारतीय का एक वोट होगा। इसका मतलब कोई घुसपैठिया, कोई जो है वोट जो देने वाला, जो कोई ऐसा नहीं होगा जो भारत का नागरिक ना हो। तो सवाल यह है कि सबकी मंशा एक है, फिर ये सब क्या हो रहा है? ये जो प्योर लिस्ट के नाम पर जो चल रहा है वो क्या है? इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। आज का विषय आपको बता दूं, मेरा आज का विषय प्योर लिस्ट पर हंगामा या शुद्ध ड्रामा। जी हां, इस पर चर्चा करेंगे आज। ये जो कुछ हमने देखा, प्योर लिस्ट पर हंगामा था या शुद्ध ड्रामा था, इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर की धार को समझ लीजिए, इस खबर के इंपॉर्टेंट पक्ष को समझ लीजिए, और खबर की धार समझते ही खबर की रफ्तार भी आप समझ जाएंगे। आज इस खबर की धार क्या है, आइए आपको खबरधार में दिखाते हैं। इस बड़ी खबर की धार, इसको समझना जरूरी है। राहुल गांधी को वोट चोरी की स्क्रिप्ट में, जो राहुल गांधी की वोट चोरी की स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में आज एक जबरदस्त ट्विस्ट भी आया है। आज इस स्क्रिप्ट में एक ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट क्या है? राहुल गांधी महाराष्ट्र कर्नाटक की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्री केएन राजन्ना ने स्वीकार कर लिया कि यहां गड़बड़ी तो हुई है। लेकिन दिलचस्प बात जानते क्या है? दिलचस्प बात यह है, राजन्ना ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे हुई हैं। कांग्रेस के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे हुई हैं। राजन्ना ने माना कि इन गड़बड़ियों पर कांग्रेस ने
आंख मूंद ली और अब हम हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन सच बात तो है कि इन गड़बड़ियों पर हमने आंख मूंद ली। राजन्ना की इस विस्फोटक स्वीकारोक्ति के बाद कांग्रेस हाईकमान हरकत में आ गया। और कांग्रेस हाईकमान ने क्या किया? कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर राजन्ना को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। खबरें यह भी कह रही हो कि उनको हटा दिया गया। राजन्ना अनुसूचित जनजाति के हैं और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी हैं। तो जो लोग जाति जाति की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति को लेकर उनका यह व्यवहार है। इस सबके बीच आज विपक्ष के 300 सांसदों ने चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला। और जैसा मैंने कहा, विपक्षी सांसदों के हाथों में संविधान था, पर मार्च के लिए जो जरूरी पुलिस से अनुमति उन्होंने लेनी जरूरी नहीं समझी, अनुमति नहीं थी। चुनाव आयोग ने 30 लोगों को बुलाया, पर 300 सांसदों ने जबरन आयोग के दफ्तर तक मार्च किया। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा हम सब ने देखा। यह खबर की धार, और इसी पर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूं, और वो इस कार्यक्रम के अंत में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये जो राहुल गांधी का वोट चोरी का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर हम इस फॉर्मूले को दरअसल रायबरेली पर लागू करते हैं या वायनाड पर लागू करते हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत और राहुल गांधी की रायबरेली में जीत, ये दोनों संदिग्ध हो जाते हैं। ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कैसे इनकी जीत संदिग्ध हो जाती है राहुल गांधी के बताए फॉर्मूले में। लेकिन उससे पहले सुनिए दरअसल क्या कुछ आज ड्रामा हुआ, या कैसे मार्च निकला, विरोध प्रदर्शन हुआ, और कैसे इस पर जो है प्रतिक्रियाएं आई। सुनिए जरा। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना। वो बिठा के पूछ सकते थे, और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। चुनाव आयोग ने एक संवैधानिक व्यवस्था, निष्पक्ष व्यवस्था के नाते जब इनको सही बात बताती है तभी चुनाव आयोग को भी ध्वस्त करने के लिए कहते हैं हम आटम बम गिराएंगे, चुनाव आयोग बिखर जाएगा। ये भाषा हमारी प्रतिद्वंदी देश कहते हैं। तो चलिए, तो आपने तमाम जो नेता विपक्ष की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा था और सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो कहा गया वो सुना। इसी को लेकर आज की हम चर्चा करेंगे। ये प्योर लिस्ट की लड़ाई है या चुनाव आयोग पर चढ़ाई है, इन सब पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ 4 मेहमान आज की 2 टूक में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। और मेरे साथ अनमोल पवार जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनमोल पवार जी। और करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं शिवम त्यागी और तहसीन पूनावाला, आप दोनों से। दोनों को आपने सामने लाएं और 2-2 मिनट दोनों को मैं दूंगा। तहसीन पूनावाला, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। तहसीन पूनावाला जी, ये प्योर जो लिस्ट है उसकी लड़ाई है या फिर चुनाव आयोग पर चढ़ाई है? 30 लोग कहे थे, 300 लोग जाएंगे, ये क्या जिद है कि सारे के सारे विपक्षी सांसद उठकर चुनाव आयोग के
दफ्तर में जो है वहां पर जाएंगे। और जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ एक हेट कैंपेन चलाया जा रहा है, मैंने आपके साथ ही शुक्रवार को इस बात का खुलासा किया था कि कैसे चुनाव आयोग का दफ्तर जला दिया जाए, आयुक्तों का गला काट दिया जाए, इस तरह की चीजें लगातार सोशल मीडिया पर एक हेट कैंपेन चल रहा है। ऐसे में 300 लोगों का चुनाव आयोग जाना, 30 की लिस्ट मांगी गई थी, वो आपने नहीं दी, 300 लोग चढ़ाई करना चाहते हैं, क्या मायने हैं इसके? अशोक जी, अव्वल तो आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा, शुक्रगुजार हूँ। माफी चाहता हूँ आज मैं स्टूडियो नहीं आ पाया, थोड़ा सा दूर था मैं। लेकिन माननीय इलेक्शन कमीशन, माननीय गृह मंत्री जी, आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि बिहार के अंदर घुसपैठिया वोट नहीं डाल सकते। मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। यही लिस्ट थी बिहार के चुनाव के अंदर 2024 के अंदर। तो जिन बीएलओ ने घुसपैठियों को अलाउ किया वोट करने के लिए, उनको क्यों फायर नहीं किया जा रहा है? माननीय गृह मंत्री खुद अशोक जी के शो पे आके देश के सामने हाथ जोड़कर माफी क्यों नहीं मांगते कि बांग्लादेश की घुसपैठे कैसे देश में आकर बिहार के अंदर उन्होंने वोट मांगा, इसके लिए वो रेजिग्नेशन क्यों नहीं देते? बिहार के अंदर एसआईआर कहती कि 7 लाख लोग ऑफिशियली कहते कि ये लोग के कहीं मल्टीपल वोटिंग है। अगर मल्टीपल वोटिंग है तो बिहार में उन्होंने वोट किया कि नहीं किया? इलेक्शन कमीशन उन बीएलओ को फायर क्यों नहीं करता? आते हम कर्नाटका के ऊपर, विपक्ष के नेता को इलेक्शन कमीशन कहता है आप एक एफिडेविट दीजिए। इलेक्शन कमीशन क्यों अशोक जी के शो पे आके उनको एक डेफेमेशन का नोटिस या उनको एफिडेविट नहीं देता कि जिस लिस्ट को वे बता रहे वो लिस्ट इलेक्शन कमीशन का नहीं है? या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आधा प्रेग्नेंट हो नहीं सकते, वो इलेक्शन कमीशन का लिस्ट है। अगर वो इलेक्शन कमीशन का लिस्ट आप मान भी लेते कि विपक्ष के नेता एफिडेविट देते, तो सेक्शन 20 रूल 3 ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1960 के तहत वो रूल यही कहता कि 1 महीने के भीतर, जब वो रूल बना कई वर्ष पहले, उसके भीतर उनको एप्लीकेशन देना चाहिए था, वो भी रिटर्निंग ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर कौन है? 1 महीना कब से गुजर गया? तो अपने ही रूल को खारिज करिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसलिए मेरी गुजारिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ईसीआई को, आप ईसीआई हो, ईआईसी नहीं हो, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं हो, ईसीआई हो। आप देश की सेवा करो। आपका कर्तव्य है कि जो डिस्क्रिपेंसी सामने आई है उसके लिए देश से माफी मांगो। माफी मांगो कि देश के गृह मंत्री कहते कि बांग्लादेश के लोग बिहार के अंदर वोट करते, पहले उस पर कार्रवाई करो, फिर आपकी हिम्मत होनी चाहिए देश के विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई। 30 सेकंड में आपका समय तो पूरा हुआ, 30 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, जो आपने नहीं जवाब दिया। चुनाव आयोग 30 लोगों को, राहुल गांधी को बुलाता है चुनाव आयोग, एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार राहुल गांधी को अनुरोध किया। राहुल गांधी चुनाव आयोग जाने से छोटे हो जाते हैं क्या? 30 लोगों को बुलाया गया, 30 लोग जाने से डरते हैं क्या? वो तो 3 है, चुनाव आयुक्त तो 3 ही है, 3 लोग 30 लोगों से डरते हैं क्या? फिर से अशोक जी मैं एक बात कहूंगा, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कहां रोका गया था? सड़क के ऊपर। नहीं, मैं रोकने की बात नहीं, सुनिए ना, अब आपकी बात का रिस्पॉन्स शिवम, मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूं, 30 लोग नहीं जाएंगे, 300 लोग ही जाएंगे। ये कोई वहां पर क्या उदयपुर फाइल्स का फिल्म शो चल रहा है कि वहां ऑडिटोरियम खोल दिया, वहां पे सब लोग जाके बैठे और उदयपुर फिल्म देखने जा रहे हैं क्या? आयोग से मिलने जा रहे हैं, शिकायत करने जा रहे हैं। विपक्ष की जितनी पार्टियां सब 2-2 3-3 अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज देते। क्योंकि अशोक जी ये 30 लोग या 300 लोग ने, हर एक जनप्रतिनिधि लाखों वोटर्स का वो प्रतिनिधि है, तो लाखों भारत की जनता जानना चाहती है, आवाम जानना चाहती है। मैं आपसे पूछता बड़ी विनम्रता से, शिवम भाई से बड़ी विनम्रता से, सर मैं माफी चाहता हूं, इन आवाम में वो भी लोग हैं जो चाहते हैं चुनाव आयोग जाकर उनका दफ्तर जला दिया जाए। इस आवाम की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के मैं प्रमाण लेके आज मैं फिर वो प्रमाण लेके बैठा हूं। इन्हीं आवाम के जिनको आप कह रहे हैं, उनको राहुल गांधी ने इतना भड़का दिया कि वो लोग कहते हैं चुनाव आयोग आयुक्तों को सड़कों पर खींच कर मारना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इतना इत्तेफाक रखता हूं। सोचिए ना अशोक जी, ये हमने फ्राइडे को शायद डिस्कस किया था जी, आज हम मंडे के ऊपर है, वीकेंड हो गया। अब आप सोचिए, मेरे गृह मंत्री, हमारे गृह मंत्री बिहार जाने को उनके पास समय है, शायद आईसीसीआई को भी देखोगे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, फिक्सिंग हो रही नहीं हो रही, लेकिन ये समय नहीं था कि जो लोग इस तरह का हेट स्पीच करते हैं उनको जेल में डालें। मैं बता रहा हूं, कमजोर गृह मंत्री है, आकर सर जिस दिन ये कांग्रेस आईटी सेल वालों को तहसीन भाई जेल में डालना शुरू करेंगे ना, उस दिन राहुल जी एक और सड़क पर मोर्चा निकालेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। वो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। छोड़ दीजिए, देश आगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, देश तो आगे होना चाहिए, देश को आगे करना है तो वो चुनाव आयोग। बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, मैं मानता हूं आपकी बात। मैं कहता हूं कांग्रेस आईटी सेल हो, बीजेपी हो, शिवम हो, तहसीन हो, देश के सामने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे पाकिस्तान के साथ खेलना हो या
आपको चलिए अब मैं शिवम जी के पास बैठूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहता हूं, देश सबसे पहले होना चाहिए। अपना एजेंडा चुनाव आयुक्त को डिरेल करने का एजेंडा, चुनाव आयुक्त को नीचा दिखाने का एजेंडा, सीबीआई को नीचे दिखाने का एजेंडा, ईडी को नीचे दिखाने का एजेंडा, यह नहीं होना चाहिए नेताओं का। यह देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगर आप संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं तो उनको पढ़िए कि संवैधानिक संस्थाओं को कुछ अधिकार मिले। संवैधानिक संस्थाओं को एक बड़ी इज्जत से बनाया जाता है, उनकी इज्जत इस तरह से नहीं डुबानी चाहिए। बहरहाल आपकी बात के जो है पहले शिवम जवाब देंगे, फिर मैं आगे आऊंगा आपके पास। और मैं ये भी दर्शकों को बता दूं, आज मैं ये भी बताऊंगा, राहुल गांधी जो वोट चोरी का फॉर्मूला बता रहे हैं ना, वोट चोरी के उस फॉर्मूले से फिर से बता रहा हूं, वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा और रायबरेली में राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि उनके चुनाव में भी गड़बड़ियां हुई। इस बात का भी प्रमाण आज दूंगा, लेकिन अभी रुकिए, शिवम से आगे रिस्पॉन्ड करेंगे। शिवम जी 2 मिनट। देखिए, मैं आमतौर पर तहसीन जी को अच्छा आदमी समझता था आज तक, आज के बाद समझना थोड़ा संभव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जो सिविल वॉर छेड़ने की एक प्लानिंग चल रही है, एक एजेंडा चल रहा है राहुल गांधी जी द्वारा, उसका कहीं ना कहीं एक सिंगल हैंडेडली सपोर्ट कर रहे हैं तहसीन पूनावाला भी। कहते हैं लाखों करोड़ों वोटर हैं, वो सब आना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन। रियली? मतलब आप क्या चाह रहे हैं? इस देश में एक सांसद, ये जो एमएलए एमपीज ये बनाए जाते हैं किस लिए? 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक एमपी, और एमपी अपनी पार्टी में मिलकर होते हैं, कहीं पर 200, कहीं पर 250, किसी पार्टी में 300। उनका बनता है एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और अगर आपको किसी चीज से कोई नाइत्तेफाकी है तो एक व्यक्ति या फिर 2 व्यक्ति जाकर अपना विषय रख देते हैं कि जी हमें इस बात से परेशानी है, यहां पर यह गलत हुआ। 30 लोगों को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, मेरे लिहाज से तो वो भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी चलिए 30 को बुलाया, क्योंकि 30 से कम्युनिकेशन हो सकती है। अब तहसीन कह रहे हैं कि हमें तो 30 करोड़ बुलाने थे। वहां 30 करोड़ बुलाकर क्या करवाना चाहते थे? इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में आग लगवाना चाहते थे? क्या करवाना चाहते थे? मतलब इस देश में क्या चाहते हैं कि संसद में 100 करोड़ लोग आ जाएं? क्या करेंगे संसद में 100 करोड़ लोग आकर? और कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हेट एजेंडा, हेट कैंपेन चला रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप आग लगाने के लिए बुला रहे हैं लोगों को। अब इन्होंने एक और चीज कही कि इस देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को वोट डालने का अधिकार बिहार में नहीं मिलेगा, हम नहीं करेंगे। हमने 2024 में उन्हीं रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों से वोट लिया, तो हमें माफी मांगनी चाहिए। 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में स्टेट मिनिस्टर श्री प्रकाश जायसवाल का फ्लोर ऑफ द हाउस बयान है कि हिंदुस्तान में 1 करोड़ 20 लाख रोहिंग्याज और बांग्लादेशी हैं अवैध। क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी? क्या मनमोहन सिंह ने माफी मांगी? क्या सोनिया गांधी ने माफी मांगी? 2004 में भी आप जीते, 2009 में भी आप जीते, मांगिए माफी। फिर 2017-18 में भी कहा गया कि 2009 में भी कहा गया कि अप्रोक्सीमेटली 22 लाख अवैध है। क्या माफी मांगी क्या आपने? मतलब कोई चीज कल अगर गलत हुई थी तो वो आज ठीक नहीं होनी चाहिए। कमाल की बात यह है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, ये मुझे एक चीज आप और बताइए, आजकल जिस तरह की चीजें लगातार चल रही हैं और बताया जा रहा है, आप एक चीज बताएं, ये विरोध किस चीज का है भाई? पहले तय कर लो। मैं इसी पर आ रहा हूं, आपका समय भी पूरा, लेकिन मैं आपके बाद इसी सवाल को लेकर आ रहा हूं। एक मिनट तहसीन जी, उनसे काउंटर क्वेश्चन है, उसके बाद मैं मौका दूंगा। सवाल यही मुझे समझ में नहीं आ रहा, गृह मंत्री कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक वोटर और हर भारतीय को 1 वोट। राहुल गांधी भी प्योर लिस्ट की बात कर रहे हैं, चुनाव एसआईआर की बात कर रहा है, जो एक तरह से वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की बात है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है झगड़ा किस बात का है। क्यों नहीं सरकार जो है विपक्ष के साथ बैठ के भी एसआईआर तो हम भी कह रहे हैं और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो सकती हैं, बहुत ये सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत कुछ किया जाना है। तो उस सिस्टम को बैठ के विपक्ष और सरकार तय करे कैसे ठीक करना है। आज ही बुलाया था, इनका मेजर परेशानी इलेक्शन कमीशन से है ना। एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो है संसद चलने नहीं दी गई, लगातार ठप करने की कोशिश करी गई। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के तहत अगर इस पर किसी का अधिकार है तो वो इलेक्शन कमीशन का है, उसको छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है। बावजूद इसके जब विपक्ष ने इस देश के कहा कि हमें बात करनी है, तो 30 लोगों के डेलीगेशन को बुला लिया कि आइए बात करते हैं। ये पहुंच गए 300, क्योंकि ड्रामा करना है, बात तो करनी नहीं है, अब आगे आते हैं। इन्होंने कहा कि भाई बोगस वोटर है कर्नाटका में। हमने कहा कि ठीक है भैया, बिहार से शुरुआत कर देते हैं और हर राज्य में राज्य दर राज्य आप एसआईआर का प्रोसेस करते हैं और जितने भी बोगस वोटर है बाहर निकालिए। और ये एक नहीं है, कर्नाटका को छोड़ दीजिए, बिहार में 2013 में एक बार इस बात पर लेकर बात हुई थी। वेस्ट बंगाल 24 परगना में फेक वोट पाए गए थे, खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा। केरला में 2,75,000 फेक वोटर्स पाए गए, खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा। तेलंगाना में 6,64,000 बोगस वोट है, यह कहा कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में चुनाव से पहले। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी इसी तरीके से 27 लाख बोगस वोटर्स की बात हुई। मैं मानता हूं जब यदा कदा सारी पार्टियां इस बात को कह रही हैं, इलेक्शन कमीशन इस बात को कह रहा है,
राहुल गांधी भी कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ड्रामा किस बात का है? करने क्यों नहीं देते ऐसा? ये करने एग्जैक्टली मैं तहसीन सवाल ये करने दीजिए ना। एसआईआर करा, जब बेंगलोर कट आएगा, जब कर्नाटक की बारी आई कर्नाटक में होगा एसआईआर। अब तो सब जगह कहने का ऐलान कर चुकी है चुनाव आयोग कि भाई पूरे देश भर में एसआईआर होगा। तो अगर आपको प्योर वोटर लिस्ट चाहिए जैसा राहुल जी कह रहे हैं, तो प्योर वोटर लिस्ट तो एसआईआर से निकल के आएगी, फिर आपको समय दिया जाएगा। और मैं फिर याद दिला रहा हूं, ये मैं आज फिर याद दिला रहा हूं, आज 11 तारीख है, 11 दिन हो गए आज, और 11 दिन में पूरा के पूरे विपक्ष के बिहार के अंदर 65,000 बीएलओ चुनाव आयोग की दी हुई लिस्ट में एक गड़बड़ी नहीं निकाल पाए हैं। तो सड़कों पर हल्ला करना है, वहां पर सड़क पे कोई सबूत, वहां कोई सबूत नहीं देना है। बोलिए तहसीन जी। मैं आपकी इस बात से शुरू करता हूं, लेकिन मैं एक दूसरा पॉइंट बनाना चाहता हूं। इस बात का जवाब देते हुए दूसरा पॉइंट बता देता हूं। आपका बात, और ये फैक्चुअल है अशोक जी, आपकी शो में आप हमेशा फैक्चुअल। देखिए, एक भी बीएलओ ने बिहार में कोई गलती नहीं बताई, बिल्कुल सही आपने बताया, 100% मैं आपसे एग्री करता हूं। क्योंकि एसआईआर के जो नियम है चेंज किए गए, बीएलओ को रिपोर्ट करना है, और बीएलओ ने कहा है कि सारे कंप्लेंट आप एक समय जाएगी जब प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसी बीएलओ ने 65 लाख लोगों को निकाला है। इन्हीं बीएलओ ने बांग्लादेशियों को, चाहे किसी की भी सरकार में आए, उनको वोट करने का अधिकार दिया 2024 में। इन पे क्या कार्रवाई, उसका अब तक जवाब नहीं मिला। मैं दूसरी बात करते अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपकी दूसरी बात से और शिवम की बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। किसी भी संस्था पर कोई भी नेगेटिव टिप्पणी नहीं होना चाहिए, इससे देश का नाम खराब होता है। 4 मई 2014 को एक व्यक्ति कहते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन को बुरा लगता है मैं जो कह रहा हूं, वो मुझ पर केस करे, लेकिन जितने चुनाव है उसको बायस तरीके से नहीं हैंडल करे। वही व्यक्ति कहते हैं आगे, इलेक्शन कमीशन आप दुनिया को डराना, नरेंद्र मोदी को नहीं डराना। ये अपमान नहीं हुआ? मैं 2002 की बात से अपनी बात को समाप्त करता हूं। 20 अगस्त 2002 को वर्तमान गुजरात के, उस वक्त के वर्तमान मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम उस वक्त के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोनिया जी को कहां मिलते थे, चर्च में मिलते थे या वेटिकन से वो आदेश लेते थे। और माननीय स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी 24 अगस्त 2002 को कहते कि ये गलत है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूं शिवम से, मैंने आपके शो तब भी कहा, इलेक्शन कमीशन को कोई भी धमकी देता गलत है, नो इफ नो बट। अब शिवम कहे कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो गलत है, वो नहीं कह पाएंगे। बताइए नरेंद्र मोदी जी के शब्द गलत है, बताइए शब्द गलत है, हाँ या ना? रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक जिस तरह की स्थितियां रही है, खास तौर पर मैं इधर उधर घूमने जाऊंगा नहीं, मैं सीधा पॉइंट पर ही रहूंगा, ये कहते हुए कि जब इस देश में बोगस वोटर को लेकर ऑपोजिशन, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट सब एक पेज पर है, तो देश का बेवकूफ दरअसल बना कौन रहा है या बनाने की कोशिश कर कौन रहा है? इस देश में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, ये सिर्फ इस देश के संस्थानों को डिस्क्रेडिट करने का एक मिशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जब लगातार सब बातें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस पर कोई भी बात करने की आवश्यकता है और कहीं भी जाने की आवश्यकता है। हां, यह जरूर है कि अगर आप इस देश में एक ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि किसी भी संस्थान पर कोई भी वोटर विश्वास ही ना करे, तो विषय अलग है। क्योंकि अल्टीमेटली आप भी इस देश में 99 सीटें लेकर आए हैं और इसी इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट अनाउंस किया है, इसी ने आपको जिताया है, तो जाहिर है फिर परेशानी किस बात की है, देखिए दिक्कत किस बात की? मैं एक बात कहूं, एक मिनट तहसीन जी, मैं अमन जी के पास भी, अनमोल जी के पास भी जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं उससे पहले कहता हूं। देखिए, इस देश में जो भी पार्टी विपक्ष में होती है, जो पार्टी चुनाव हारती है, वो पहला ठीकरा जो है चुनाव आयोग के सर फोड़ती है। वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, तो वो तो एक प्रक्रिया है और वो एक तरह की परंपरा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं तहसीन जी, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आज की तारीख में चुनाव आयोग, आपने कुछ बयान गिनाए, अब मैं अगर बयान गिनाने लगूंगा, चोर किसने कहा वो चुनाव आयोग को? चोर किसने कहा? चुनाव आयोग पे एटम बम फोड़ना, ये भाषा का आप इससे पहले चुनाव आयोग को लेकर के ऐसी भाषा का इस्तेमाल आपने, और वो भी दौर हमने देखा है, मैंने खुद रिपोर्टिंग की है, जब चुनाव आयोग जो है उसकी, वो बेचारा कुछ होता ही नहीं था, चुनाव में उसकी चलती नहीं थी, और चुनाव में बोगस ठप्पे लगते थे। बिहार में ऐसे ठप्पे जो छापा खाना चलता था। अब चुनाव आयोग धीरे धीरे वो संवैधानिक अपनी पावर का इस्तेमाल करके चुनाव को फ्री एंड फेयर कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब फ्री एंड फेयर कराने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ना, उसका सीधा सीधा मायना है कि आप हार रहे हैं, अपनी हार का खींच उतार रहे हैं। बोलिए अनमोल जी।
अनमोल जी, आज एक बात बड़ी दिलचस्प हुई और मैं कुछ कांग्रेस के मित्रों से बात कर रहा था और तहसीन पूनावाला जी इस बात से सहमत होंगे। कांग्रेस को आज एक चीज में बड़ा आनंद आया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कम से कम इस राहुल गांधी ने आज ये साबित कर दिया कि सारी पार्टियां उनके पीछे हैं। आज राहुल गांधी विपक्ष के नेता जो हैं, 300 सांसद राहुल गांधी जी के पीछे चले आज। तो वैसे आप लोग राहुल गांधी को नेता मानो ना मानो, लेकिन आज राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि आप सब लोगों से बहुत आगे हैं और सब, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, सबको उनके पीछे चलना पड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव ने थोड़ा सा कैमरे के लिए थोड़ी वहां पर जो है बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने दिखाया कि भाई वो राहुल गांधी से ज्यादा तत्पर हैं, लेकिन बाजी तो राहुल गांधी ने मार ली आज। अशोक जी नमस्कार। अशोक जी, देश के सबसे पहले नेता जिसने ये बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कर रही है, वो अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने बताया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी 12 हजार वोट काटने के आवेदन दे रहे हैं। शादरा में 12,000 वोट, तुगलकाबाद में 4,000 वोट, आरके पुरम में 5,000 वोट, दिल्ली के हर विधानसभा में इन्होंने वोट कटवाने का काम किया। हमने तो तथ्य के साथ सारे सबूत इलेक्शन कमीशन को दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय पे कांग्रेस ने, उस समय पे राहुल गांधी ने इस बात का समर्थन नहीं किया। लेकिन आज आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए देश सबसे बड़ा है, देश सर्वोपरि है हम सबके लिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी पहले नहीं है, सबसे पहले देश है। लेकिन साल 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय आया कि किस तरह से चुनाव आयुक्त की हमें जो है नियुक्ति करनी है, उस पे अध्यादेश लाके उस फैसले को किसने पलटा? उस संवैधानिक पीठ के फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने बदला और वहां से खेल शुरू हुआ। चुनाव आयोग में किस तरह से इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हो, किस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया जाए पूरे प्रोसेस को, यह खेल वहां से शुरू हुआ। देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था जिसकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाना, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव किए जाएं, वो अपनी जिम्मेदारी से भटक के आज भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज जिस संस्था की जिम्मेदारी है लोगों के मताधिकार की रक्षा करना, वो आज वोटों की चोरी कर रही है, भाजपा के साथ मिलकर वोटों की डकैती कर रही है। और हमने तो प्रमाण दिए। बताएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बताएं इलेक्शन कमीशन कि क्यों हमारे सवालों से भाग रहे हैं, क्यों आज इतने महीनों बाद भी ये नहीं बताया गया कि क्या कार्रवाई की गई उन लोगों के ऊपर जिन्होंने वोट चोरी की थी। और अब ये लोग कहते हैं कि जी हम जो है घुसपैठियों से वोट नहीं करवाएंगे, हम घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को याद दिला दूं, 2014 में वेस्ट बंगाल की रैली में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम रोहिंग्याओं को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। 2016 में संसद सत्र में किरेन रिजिजू जी, इनके जो मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोहिंग्या आज देश में हैं। 2017 में इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे थे कि जी आप रोहिंग्याओं पे क्यों सवाल उठा रहे हो, एक FIR दिखाओ तब मानेंगे हम कि ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये तो हमारे भाई हैं, उनका ये कहना था। 2021 में 10 सेकंड 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, एज पर प्रोसीजर इन्हें बाहर कर देना चाहिए 1 महीने के अंदर। आज 11 साल हो गए अशोक श्रीवास्तव जी, आज तक ये रोहिंग्याओं को बाहर नहीं निकाल पाए। किसने बसाया दिल्ली में? हरदीप पुरी जी ने। किसकी जिम्मेदारी है इन्हें बाहर रखने की? वो है गृह मंत्री की जिम्मेदारी। ओके, अब शिवम जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए, आपने 10 सेकंड का, मैंने दिया। पहला सवाल जो है, सबसे पहले ये कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरीके से अपॉइंट किया जाता है और उस बॉडी से छेड़छाड़ करके वर्डिक्ट को पलट के सुप्रीम कोर्ट का सरकार ने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। मैं 2 टुक पर अशोक जी के रहते हुए कौन बनेगा करोड़पति बस खेलना चाहता हूं 1 मिनट के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ। अच्छा, आम आदमी के प्रवक्ता से मेरा निवेदन है कि TN सेशन से पहले इस देश में इलेक्शन कमिश्नर कैसे नियुक्त किया जाता था, और आपके ऑप्शन है ये। नंबर 1 सरकार करती थी, नंबर 2 विपक्ष से सलाह ली जाती थी, नंबर 3 उनके अपॉइंटमेंट पर प्रेसिडेंट की मोहर लगती थी, डायरेक्शन किसकी होती थी, नंबर 4 वो पार्टी के कार्यकर्ता भी हुआ करते थे। बताइए जरा। अब पहले होता है, आप सुनिए, ज्ञान नहीं देना, सीधा बता। समय
ऐसा है, डकैतों के जवाब नहीं देते, यही हम तो चोरों के प्रॉब्लम है जवाब आपकी। नहीं देते। ये- सुनिए सुनिए ना ना सीधा सवाल ना 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 सुनिए सुनिए अनमोल पवार जी सुनिए, अनमोल पवार जी सुनिए, अनमोल पवार जी सुनिए, मैं इस भाषा का इस भाषा का चोर डकैत ये ना ये सड़कों पर आप लोग कीजिए, सुनिए सड़कों पर आप लोग कीजिए, मेरे शो में ना सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से आया हूं, मैं इससे गंदी भाषा बोल सकता हूं, लेकिन मत बोलिए ऐसी, क्योंकि मैं पसंद नहीं करूंगा, मुझे वो भाषा ठीक नहीं है, नहीं वो भाषा ठीक नहीं है। मेरे किसी भी गेस्ट के लिए अगर आपके लिए भी कोई इस्तेमाल करेगा तो आपसे सवाल पूछा, आप एक बार जवाब दीजिए, नहीं तो सुनिए ना, आपके पास फोन ऑफ फ्रेंड है, कौन बनेगा करोड़पति में, आप तहसीन जी को फोन करके उनसे ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि फोन ऑफ फ्रेंड में, या करण जी से चाहते हैं तो करण जी से फोन मिला दो। एक बार आप ही कम से कम जिसका बॉस जो है, जिसका बॉस और उसके बाद को बॉस डकैती के आरोप में तिहाड़ रहकर आ चुके हैं, वो दूसरे को डकैत ना बताए। कम टू द पॉइंट, मैंने पॉइंट पर आइए प्लीज, अशोक जी पॉइंट पर आइए, सुनिए डिबेट ऐसे नहीं, सुनिए ना, आपको मैंने बिना रोके बोलने का मौका दिया, आप सुनिए ना। कमिश्नर डिसाइड होता था, 4 ऑप्शन दिए, बताइए कैसे होता था प्लीज। भाई साहब आप पहले ये बताइए कि जब संविधान पीठ ने एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को उस समिति का हिस्सा बनाया, तो आप ऑर्डिनेंस लेके उसे क्यों पलटा आपने? अच्छा ठीक है, क्यों पलटा आपने उसे, ये बताइए ना। इनका आपने जीतने सवाल का करोड़पति जवाब बहुत दिया नहीं, उल्टे इनके पैसे काट लिए जाए, बहुत बुरी एक्टिंग करते हैं और नॉलेज के नाम पे कतई जीरो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, पूरे देश ने आपका मुखौटा देखा है, पूरे देश ने आपका चेहरा देखा है, उनका नाम लेना नहीं चाहता, पूरे देश ने चेहरा देखा है, आप ऑर्डिनेंस लेके आए, आपने मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया, आप लोग ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए? ओके करण वर्मा को लाइए, ओके रुकिए, सबकी आवाज बंद करिए, आपकी आवाज बंद कीजिए, ठीक है, ऐसे चिल्ला चिल्ली नहीं, सुनिए, ये संसद भी नहीं है और ये संसद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाने वाली सड़क भी नहीं है, तो इसको कृपया इसको इस तरह से, और मेरे शो में जो है जैसे राहुल गांधी आजकल हर जगह जाके बम्बारमेंट, एटम बम मत बनाइए मेरे शो को। करण वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति इस वक्त जो है, क्या वो सबसे बड़ा इशू है? क्या इसीलिए चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही है, क्या हो क्या रहा है? देखिए मैं जरा अनमोल जी की बातों से शुरू करता हूं, इन्होंने अभी बड़ा ज्ञान दिया चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे होती है, इनसे जरा पूछिए इससे पहले, आज से पहले क्या कभी सुप्रीम कोर्ट शामिल होता था चुनाव आयोग के कमिश्नर की नियुक्ति में? आप सुप्रीम आज कोर्ट पे तक कभी नहीं होता सवाल उठा था। रहे हैं। अब बीच में मत बोलिए, देखिए अराजकता सड़क पर रखिए, शो पे मत रखिए। उससे पहले, आज से पहले तक तो अशोक जी ऑपोजिशन तक नहीं शामिल होती थी, अब कम से कम ऑपोजिशन की एक वॉइस होती है इसके अंदर। पहले सिर्फ एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल प्राइम मिनिस्टर पे सीधा मोहर लग जाती थी, ये हालत थी, तो आज ऑपोजिशन शामिल हुई। ये पहला तथ्यात्मक इनका झूठ। दूसरा जरा कमाल का झूठ देखिए आप अनमोल जी का, मुझे आज भी याद है अशोक जी, जब ये चुनाव हारे थे दिल्ली का, तो सौरभ भारद्वाज आए थे और बड़े सलीके से उन्होंने कहा भाई हम चुनाव हार गए। उन्होंने एक चैनल शुरू करी, बेरोजगार नेता, कहा भाई मैं चुनाव हारा हूं, मैं स्वीकारता हूं। और आज ये अनमोल जी यहां पर ज्ञान दे रहे हैं हमने वोटों की चोरी पकड़ ली, हमने ये कर लिया। अरे आपके बूथ लेवल एजेंट ने दिल्ली चुनाव के टाइम पे कहा कुछ लोगों का वोट कटा है, यही काम होता है बूथ लेवल एजेंट का। आपके जब उन्होंने उठाई ये बात, उसको स्वीकार ली गई, आपने कहा देखो देखो हमने तब चोरी पकड़ ली, अब तो हम जीतेंगे, फिर आपने हार मान ली, अब आप बोल रहे हो ऐसा है। मतलब कुछ तो एक सलीका रखो, एक बात पे तो अडिग रहा करो, या घुमाते ही रहोगे, कभी इधर निकल गए कभी उधर निकल गए, क्या मतलब है इस बात का? देखिए तो ये दूसरी बात, एक मिनट जरा अशोक जी, जरा कुछ बातें बता दूं मैं। आज जो हमने देखा है ये टिपिकल, अगर मैं बोलूं तो ये चोर मचाए शोर है। मतलब कि आज सबके सब निकल पड़े, इनसे इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारी 12 जून की चिट्ठी का जवाब दो, हम नहीं देंगे, एफिडेविट पे कुछ दो, हम नहीं देंगे, 30 लोग को बुलाया, हम 300 के साथ पहुंचेंगे। मतलब ये पूरी तरह परिभाषा जो है अराजकता की हो गई, जो B.R. अम्बेडकर ने हमसे कहा था कि एक दिन आएगा अगर नहीं संभला विपक्ष तो ग्रामर ऑफ अनार्की होगी। आज हमने वो देखी है, ये फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट है जो हमने देखी है। और ये सारे किस चीज की चोरी बता रहे हैं भाई? कोई अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड कह देता है चोरी हो गई, कुछ उसने लेकर के छोड़ दिया अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड। कोई चारा चोरी करके बैठा हुआ है, वो कह रहा है वोट की चोरी हो गई। कोई कह रहा है नेशनल हेराल्ड में चोरी हो गई, हमें नहीं पता कैसे हमारे पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई। तो ये अच्छा चोर मचाए शोर आज हम लोगों ने देखा है, अराजकता की भाषा है और ये जनता के साथ नहीं बैठेगी चीज। लोकतंत्र में जनता का तंत्र होता है ये। ओके रुकिएगा अनमोल जी, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पे जाने से एक बात कहूंगा
कि शायद अनमोल जी, शिवम जी आपके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आपने ऑप्शन सही नहीं दिया था। अच्छा, क्या देना था? आपने कहा सरकार चुनती है, आपने कहा कि और क्या क्या चार देखिए, ऑप्शन दिए थे। सर्वोच्च लेकिन एक मिनट सर, अनमोल जी एक मिनट रुकिए, अनमोल जी एक मिनट, मैं आप ही के पक्ष की बात कर रहा हूं सर, क्योंकि इन्होंने आपको ऑप्शन ही सही नहीं दिया। ऑप्शन सबसे पहला और सबसे प्रमुख ऑप्शन क्या था? इससे पहले जो चुनाव आयुक्त का उसकी नियुक्ति सोनिया गांधी जी करती थी, गांधी खानदान करता था, सरकार नहीं करती थी। मेरे पास जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। और कौन थे नवीन तो चावला? आपने जो ऑप्शन गलत दिया। आप अगर कहते कि भाई गांधी परिवार करता था तो फिर शायद वो सही जवाब देते, लेकिन आपने ऑप्शन गलत दिया, इसलिए शायद अनमोल जी ने सही जवाब नहीं दिया। ये सही जवाब है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं प्योर वोट की लड़ाई या फिर चुनाव आयोग पर चढ़ाई। जिस तरह से आज चुनाव आयोग के दफ्तर में 300 सांसद जो हैं कूच करा कि हम चुनाव आयुक्तों से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से 30 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन 300 लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में आज निकले थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उनके पास पुलिस की परमिशन नहीं थी। बहरहाल बाद में उनको छोड़ दिया गया, लेकिन जो है हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ आज, जो कुछ सबने देखा उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, करण वर्मा मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। देखिए, कुल मिलाकर मैं फिर कह रहा हूं कि सब पार्टियां जो है चाहती हैं कि चुनाव जो है वो सही तरीके से हो। अब इसमें कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा ना। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है SIR को लेकर के। तो फिर सवाल यह है SIR से परहेज क्यों? और SIR पर मतलब पटना में आप जो है SIR को लेकर कुछ कहते हैं, दिल्ली में कुछ कहते हैं, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड तहसीन जी नहीं चलेंगे ना। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज प्योर वोटर लिस्ट की बात कही, तो प्योर वोटर लिस्ट के लिए तो SIR जरूरी है ना, कि वो प्योर वोटर लिस्ट जो है वो 10 जनपद से निकलेगी, वही लिस्ट होगी प्योर। बिल्कुल सही कहा अशोक जी। SIR के खिलाफ कोई नहीं है, SIR की प्रक्रिया के खिलाफ कोई नहीं है। बार बार वर्तमान सरकार और उनके स्पोक्स पर्सन ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते कि SIR के खिलाफ। भ्रम आपने फैला दिया सर। SIR की प्रक्रिया नहीं अशोक जी, SIR की प्रक्रिया सर थोड़ा स्पष्ट करिए, मैं क्लैरिटी चाहता हूं। सुनिए, इतने दिन संसद जो है वो SIR को लेकर SIR नहीं होनी चाहिए, संसद से लेकर सड़क तक हमने ये सुना। सुनिए, एक मिनट, मेरा सवाल बिहार में इसको लेकर के बाकायदा कुर्सियां चल गई विधानसभा में कि SIR क्यों हो रहा है, 1 महीने में SIR कैसे हो जाएगा, है ना। आप कह रहे प्रक्रिया का भी विरोध नहीं है, उन्होंने कहा 1 महीने में कैसे हो जाएगा, SIR का विरोध नहीं। एक महीने में चुनाव आयोग ने करके दिखा दिया, एक एक्स्ट्रा महीना दे दिया कि अपनी बता। तो इसमें चुनाव आयोग और क्या करेगा भाई? मैं बताता हूं, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं दोबारा से कह रहा हूं, SIR के विरोध हम कोई SIR का विरोध नहीं कर रहे, हम जिस तरह से प्रक्रिया हो रही उसका विरोध कर रहे।
मैं दोबारा से एक बात से शुरू करता हूं। जिन बीएलओ ने 65 लाख उन वोटर्स को रजिस्टर किया जो बांग्लादेश से घुसपैठे, जो मेरे गृह मंत्री कहते, वही अब इस प्रक्रिया को कर रहे हैं। उन पे क्या एक्शन हुआ? दूसरी बात मैं दोबारा से कह रहा हूं, सर 65 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, उसमें से 24-25 लाख तो वो है जिनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो 7 लाख तो वो है ना जो मल्टीपल आईडीज है। हाँ। तो वही तो बीएलओ थे, तो कर क्या रहे थे? अब मैं आता हूं दूसरे फैक्ट के ऊपर। बीएलओ लगातार, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कंप्लेन नहीं आई। बीएलएस के पास काफी कंप्लेन है, बीएलओ ले नहीं रहे, वो कह रहे एक समय पर लेंगे। तो फिर आप कह रहे हो कि जीरो कंप्लेन। ये इस तरह की स्मार्टनेस क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन सर ये आप कहां से जानकारी लाए? मैं आपको सॉरी, आप ये जानकारी कहां से लाए कि कोई नहीं ले रहा है? मैं आपको बताऊं सर, मैं आपको बताता हूं, सुनिए मैं आपको बताता हूं जी, आप बताएं फिर मैं बताता हूं। हाँ, मैं आपको बताता हूं। आज ही मैं कांग्रेस के एक नेता का सोशल मीडिया पर, कांग्रेस के एक ब्लॉक प्रमुख हैं बिहार के, उनका एक पूरा स्टेटमेंट चल रहा है कि चुनाव आयोग ने हमें पूरी लिस्ट दी है, हमें 1 महीने का समय दिया है, हम अपना काम करेंगे 1 महीने में, ठीक है ना? तो फिर तो करेक्ट है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे। नहीं, आप कह रहे हो कि बीएलओ जो है वो गड़बड़ है, उन्होंने पहले भी गड़बड़ी की थी, यही कहना चाह रहे हैं आप? वो बात को छोड़ दीजिए। नहीं, अभी आपने यही कहा ना सर। हाँ, मैं उसको मानता हूँ। अभी आप सर वोट कैसे बनते हैं? अब सुनिए ना, इस देश में मैं आपको एक खबर सुनिए, मैं आपको अभी आपको मौका देता हूँ, एक खबर मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको मौका देता हूँ। इस देश में वोटर कैसे बनते हैं? बीएलओ तो एक उसमें कड़ी होता है, ठीक है? हर पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं या ब्लॉक लेवल, वो अपने अपने वोट जिसको वेरीफाई करके बनाया जाता है, और उसमें अगर बोगस कागज लगता है, बोगस चीजें लगती हैं, तो वो बेचारे बीएलओ कई बार बना देते हैं। एक मेरे पास खबर है, ये 4 अगस्त 2022 की खबर है। दिल्ली एलजी ऑर्डर्स एफआईआर अगेंस्ट फॉर्मर कांग्रेस एमएलए फॉर प्रिपेयरिंग बोगस वोटर आई कार्ड्स। बोगस वोटर आई कार्ड कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो ये पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। एक मिनट सर, 2 चीज, हम थोड़े विषय से चेंज हो गए, लेकिन पहले इस विषय का मैं जवाब देते, फिर आप जो आपने इसके पहले वाले कांग्रेस के नेता का आपने स्टेटमेंट है उस पर बिल्कुल सही, उन पे एफआईआर होनी चाहिए। अगर मेरे गृह मंत्री कह रहे कि घुसपैठिया बांग्लादेश से आकर बिहार में वोट करे, किस पे एफआईआर हुआ? किसको डिपोर्ट किया? किसको अशोक जी के सामने लाकर हमने निकाला? शिवम भाई प्लीज। दूसरी चीज, तो वो तो हुई नहीं प्रोसेस जो एलजी साहब ने की। दूसरी चीज पे हम आते, बिल्कुल सही, कांग्रेस के नेता ने कहा कि अभी हमें लिस्ट मिली है, वो लिस्ट के अंदर जो हमने डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई किए वो बीएलओ और अन्य अधिकारी को बताएंगे। वो तो अभी प्रक्रिया बाकी है। तो इलेक्शन कमीशन क्यों कह रहा है प्रोसेस नहीं है? उन्होंने कहा सारी कंप्लेंट एक साथ मिले हैं। मान लीजिए उदाहरण अशोक जी की एक कंप्लेंट, मान लीजिए कि मैं कांग्रेस का बीएलओ हूं, अशोक जी मेरे वोटर है, शिवम भाई मेरे वोटर है, मेरे एरिया मेरे को अशोक जी का कंप्लेन नहीं, शिवम भाई का कंप्लेन नहीं, फलाना कंप्लेन है, अब्दुल का कंप्लेन है। अब बीएलओ क्या कह रहा है? सब एक साथ में ले आना जब समय हो गया, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं हुआ। आप मुझे एक चीज नहीं सर, एक शिवम जी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन शिवम जी रिस्पॉन्ड करेंगे, शिवम जी और करण जी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, चुनाव आयोग रोज वो लिस्ट जो है अपने सोशल मीडिया पे निकाल रहा है, जिसके नीचे आम लोग जो शिकायतें दे रहे हैं वो 5000 7000 हो चुकी हैं, लेकिन जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, उनकी 0 है मामला। तो अगर वो दे रहे हैं नहीं, अगर नहीं दर्ज हो रहा, तो फिर तो अब तक बिहार में बवाल हो जाना चाहिए था। बोलिए शिवम जी। क्योंकि मैं उसका जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं एक चीज, अच्छा आप बोल रहे, फिर मैं बोलता हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि तहसीन पूनावाला जी, यही समय है, सही समय है आपको अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस के स्टैंड से मैच नहीं करता। कहते हैं हम विरोध में ही नहीं है एसआईआर के, ये खड़गे जी हैं एसआईआर का पोस्टर फाड़ रहे हैं, आप जूम इन करके देखिए। हाँ, जिस प्रक्रिया से हो रही है ना, अपनी बीच में नहीं, ये राहुल गांधी है। एसआईआर लोकतंत्र पर खतरा, अगर प्रोसेस से प्रॉब्लम है तो प्रोसेस भी लिख देते हैं। एसआईआर के खिलाफ तो पूरा विपक्ष इस समय है, और ये कह रहे हैं नहीं हमें सिर्फ प्रोसेस से नहीं, एसआईआर से प्रॉब्लम है। एसआईआर लोकतंत्र पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, ये भी बताइए थोड़ा क्लैरिटी। अब मैं मानता हूं कि सोनिया जी कैसे बोलती है इस बात को ज्यादा बेहतर तहसीन बता सकता है, खैर, लेकिन एक बात तो ये हुई। दूसरा, जाहिर है, क्लियर है कि उनको एसआईआर से प्रॉब्लम है। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने कहा कि बताइए कितने रोहिंग्यास भेजे आपने, चलिए बता देता हूं। ऑपरेशन पुशबैक के तहत इसी देश में अभी तक पिछले 1.5 महीने में 2000 रोहिंग्याओं को हमारी फौज वापस भेज चुकी है जो इधर घुस चुके थे। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इस सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर 1700 रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को पिछले 7 महीने में वापस भेजा है।
2018 में इसी देश में प्रशांत भूषण की एनजीओ ने, जब हमने कहा कि हमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको डिपोर्ट करना है, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का बहाना देते हुए प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा नहीं नहीं, ये तो खतरा है, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, इनको तो नहीं। एक एनजीओ है उनका, वो उसके तहत पहुंचे, जाहिर सी बात है। जाने देते नहीं हो, वोटर बनाते हो, फर्जी वोट सारे आप ही के राज्यों से बनते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द आधार कार्ड बन रहे हैं ममता बनर्जी के स्टेट से, जब उनको निकालने के लिए तैयार करते हैं उसको करने नहीं देते, उसके लिए 300 लोग इकट्ठे होकर जो है घेराव करने पर आ जाते हो, और यहां पर बैठकर कहते हो कितने भेजे, कितने रोहिंग्यास गए, क्या हुआ, कैसे हुआ। ये नीति जो दोगली है ये नहीं चलेगी। मैं वही कह रहा हूं, आप एक्चुअली सरकार के साथ सेम पेज पर है नहीं, होने का दिखावा कर रहे हैं। और एक अंत में मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं, मैं वीडियोस चला नहीं पाऊंगा, ये पूरा एक जो है पूरा हार्ड डिस्क में से निकाल कर मैं लाया अप्रोक्सीमेटली। अशोक जी आप चाहे तो इसको दिखा सकते हैं, करीब 200 टेस्टिमनीज हैं इसमें, CPIML, इसमें RJD और जितने भी लोग हैं सबकी अलग अलग टेस्टिमनीज हैं, एक एक आदमी के पद के साथ यहां पर वीडियो बना हुआ है, और उनका पता है क्या कहना है, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स ने हमें बुलाया, हमारे साथ बैठे, हमारी सारी चीजों को सही से सुना, और उन्होंने कहा कि हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर आप BLAs मिलकर सारी चीजों का निस्तारण करेंगे, अगर कहीं पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो हम उसको ठीक करेंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, हर एक आदमी की टेस्टिमनी है, ग्राउंड पर 0 है। ये जो FIR के खिलाफ माहौल है ये पार्लियामेंट के 1 किलोमीटर की रेंज में ही है, इससे बाहर इस देश में या बिहार में या दुनिया में, हिंदुस्तान में कहीं भी कोई विरोध नहीं है। मैं एक करण जी आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक, कंप्लेंट नहीं है, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं आपको ये बताऊंगा, एक मिनट अनमोल जी आपके पास आऊंगा, करण जी आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक के बाद मैं ये बताऊंगा राहुल गांधी का जो वोट चोरी का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अगर वायनाड सीट पर लागू कर दिया जाए तो उस हिसाब से प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत संदिग्ध है 2024 में। अगर वही फॉर्मूला रायबरेली पर लागू कर दिया जाए तो फिर रायबरेली से राहुल गांधी की जीत भी संदिग्ध है, अगर राहुल गांधी का वोट चोरी का फॉर्मूला लगा दिया जाए। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा फैक्ट परफेक्ट में, और आऊंगा फिर इस ब्रेक के बाद। भाई बहुत असमंजस में हूं, अपने आप से ही सवाल करके परेशान हूं। भाई तो ठीक तो है, रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? मैं काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूं। पुलाव नहीं, प्लान, सॉरी प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। भाई तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब पुलाव कौन बना रहा है? ये आवाज में बात मत किया। ओके सॉरी भाई, ऑन बात कर रहे हैं भैया। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में चर्चा कर रहे हैं प्योर लिस्ट पर हंगामा या विशुद्ध ड्रामा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि राहुल गांधी जो वोट चोरी का उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक फॉर्मूला दिया था, अगर वो फॉर्मूला वायनाड पर और वो फॉर्मूला अगर रायबरेली पर जहां से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सांसद हैं, अगर वो फॉर्मूला वहां लगा दिया जाए
तो इन दोनों सांसदों की सदस्यता जो है खतरे में पड़ सकती है। कैसे, ये आपको बताता हूं फैक्ट परफेक्ट में। देखिए जरा, आपको सारा विषय मैं आपको समझाता हूं। दरअसल राहुल गांधी के वोट चोरी फॉर्मूले को हमने वायनाड पर लागू किया, कि वो जो राहुल गांधी ने फॉर्मूला बताया। अब इस फॉर्मूले से 2019 में वायनाड में राहुल और 2024 में प्रियंका की जीत संदिग्ध हो जाती है। कैसे? 2021 में खुद कांग्रेस ने केरल में 4 लाख फर्जी वोट का आरोप लगाया था। 4 लाख कहा था केरल में फर्जी वोट हैं। 2023 में केरल लोकल बॉडी चुनावों में फेक वोटर नहीं बल्कि फेक वोट बनाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे। लोकल बॉडी में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो फेक आईडी से वोट कर रहे थे, ऐसे कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे। 4 लाख फर्जी वोटर और 3 कार्यकर्ता जो है पकड़े गए। राहुल गांधी के वोट चोरी फॉर्मूले को हमने रायबरेली पर लागू किया। हमने कहा चलो वहां भी देख लेते। राहुल गांधी के थे 0 नंबर से मकान थे। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जो है वहां से खुद राहुल गांधी सांसद हैं, तो फिर हमने वहां भी ये फॉर्मूला लगाया। रायबरेली में वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में लोगों के मकान नंबर 0 मिले। 0 मकान नंबर। राहुल गांधी कहते हैं 0 मकान नंबर मतलब वोट चोरी। रायबरेली में वोटर लिस्ट में एक ही पते पर 27 लोगों के नाम दर्ज हैं। राहुल गांधी के फॉर्मूले से ये भी फर्जी वोट हैं, तो फिर राहुल गांधी की जीत पर सवाल तो उठेंगी। एक बूथ में मकान संख्या 8 में 27 लोगों के नाम दर्ज मिले। एक मकान में 27 लोग, तो उस फॉर्मूले से ये वोट भी फर्जी हुए। मकान संख्या 80 और मकान संख्या 4 पर 18 लोगों के नाम दर्ज हैं, तो ये भी हमको लगता है कि ये भी जो है वोट फर्जी हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास एक और खबर है, ये 2 दिन पहले की खबर है, और ये खबर जानते हैं क्या कहती है? ये खबर कहती है रायबरेली में घुसपैठियों ने हिंदू नाम से बनवा लिए क्या? जन्म प्रमाण पत्र। 22 हजार जो है हिंदू नामों से जो है फर्जी प्रमाण पत्र बन गए, जन्म प्रमाण पत्र। तो ये रायबरेली में क्या गोरख धंधा चल रहा है? और रायबरेली में गोरख धंधा चल रहा है तो वहां से सांसद कौन है? करण वर्मा। आपने तो चेकमेट ही कर दिया। ये जो बात बताई फैक्ट तो सामने सारे इंटरेस्टिंग है। बट तहसीन जी ने देखिए कई बातें पूछी कि ये कैसे हुआ, बूथ लेवल एजेंट ने क्या किया। इनकी सारी बातों का जवाब ना आज जिन महाशय ने दिया वो है KN राजन्ना जी, जिनको इन्होंने ऐसे दरकनार किया कि जिसे कहते हैं ना 50वीं वर्षगांठ इमरजेंसी की जो ये मना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आज उनको दरकनार किया। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा था। उन्होंने कहा हमारे 40,000 बूथ लेवल एजेंट फॉर्म 17 हम साइन करते हैं। ठीक, फॉर्म 17 साइन करने का मतलब होता है कि सब कुछ ठीक है। एंड में चुनाव के फॉर्म 17 साइन करते हो, आपके इलेक्टोरल रोल्स ठीक है, इलेक्टोरल रोल्स पहले ही मिल जाती बूथ लेवल एजेंट को। आप कमाल की बात कर रहे हो तहसीन जी, फॉर्म 17 आप साइन कर रहे हो, 40,000 एजेंट आपके हैं, सब कह रहे हैं सब सही है। वो जब सवाल पहली बार अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप उनको कान से पकड़ के बाहर निकाल दे रहे हो। 50 वर्ष का करियर था, राजीव गांधी के भी पॉलिटिक्स में आने से पहले थे KN राजन्ना साहब, और इस तरह से आपने किनारे कर दिया और आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो। तो ये तो भाई आज आपको जवाब तो कांग्रेस ही ने दे दिया है। और शिवम जी ने जो एक बात रेस करी रोहिंग्या की, भाई रोहिंग्या की मदद करने कौन आया था सबसे पहले? ये हमारे जो अनमोल जी हैं, इनसे जरा पूछिए। अमानतुल्लाह आए थे वहां पर, उनके लिए फाइनेंशियल पैकेज लेकर आए थे उस समय कि इनको निकाल कैसे दोगे, मैं यहां पे सड़क पर बैठ जाता हूं। उनको पैसे तक बांटे गए थे, उनके वीडियो तक हैं ऑन रिकॉर्ड वहां पर। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात जो बार बार तहसीन जी कह रहे हैं, किसकी गलती थी जो ये फर्जी वोटर थे? अरे भाई हर प्रोसेस में ऑडिट होता है, ऑडिट ही तो है ये एक तरह से SIR। जब रिवीजन करने की बात कर रहे हैं जो आर्टिकल 324 के तहत है, आप वो होने नहीं दे रहे हो। ऐसे क्यों रिवीजन कर रहे हो, वैसे क्यों रिवीजन कर रहे हो? क्या किसी भी प्रोसेस में सब कुछ परफेक्ट होता है? रिवीजन होता है कि नहीं होता है? और ये जो इलीगल वोटर्स की बात करते रोहिंग्या किसका वोट बैंक है? अशोक जी जरा ये मुझे बता दीजिए। गुलाम अहमद मीर, झारखंड का कांग्रेस इन चीफ, 15 नवंबर 2024 को चुनाव की रैली में झारखंड में कहता है मैं गैस सिलेंडर दूंगा, इलीगलों को भी दूंगा, चाहे घुसपैठी भी हो उनको भी मैं गैस सिलेंडर दूंगा। कौन उनको लुभा रहा था? किसका वोट बैंक था वो? अनमोल पवार रिस्पॉन्ड कीजिए। अनमोल पवार रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए करण भाई और शिवम भाई ने जो भी सवाल और जवाब दिए हैं, मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ दोनों भाइयों से कि भाई 11 साल पहले मोदी जी ने कहा था ना कि रोहिंग्याओं को 10 दिन में बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जिम्मेदारी किसकी है घुसपैठ रोकने की? हमारे देश के गृह मंत्री की। उन्होंने खुद एक टीवी चैनल पे एक डिबेट, एक इंटरव्यू के दौरान कबूला कि वो सीमा को सुरक्षित करने में विफल हैं और घुसपैठ जारी है। ये 6 महीने पुरानी बात है। दूसरी बात, क्योंकि हमारे शिवम भाई को बहुत शौक है कौन बनेगा करोड़पति खेलने का, तो एक सवाल का जवाब दें कि पंजाब मेयर चुनाव में वोट की चोरी करता हुआ, वोट बैलेट को डिफेस करता हुआ अनिल मसीह कौन सी पार्टी से था? आपका पहला ऑप्शन है भारतीय जुमला पार्टी, दूसरा है भारतीय जुट्टी पार्टी, तीसरा है बेशरम जुमला पार्टी, चौथा है भयंकर जाहिलों की पार्टी।
जवाब दे दीजिए, कोई भी लाइफलाइन ले लीजिए और जवाब ना मिले तो गूगल कर लीजिएगा भाई, गूगल कर लीजिएगा, उस पे जवाब मिल जाएगा कौन सी पार्टी के हैं। शिवम जी, मुझे क्या आम आदमी पार्टी वाला और नहीं तो 1 करोड़ वैसे भी दे अब देंगे। देखिए, सवाल भी अपने आप ही, जवाब भी अपने आप ही। मुझे क्या आम आदमी पार्टी का जाहिल समझा है कि मुझे गूगल करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं तो सीधा कहता हूं, बता दो कौन है। मतलब प्रशांत भूषण के अब्बा से 1 करोड़ रुपया ले आम आदमी पार्टी, उन रोहिंग्याओं को बचाने के लिए, उनके ह्यूमन राइट वायलेशन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए प्रशांत भूषण, और भाषण मुझे दे रहे कि निकाला क्यों नहीं? अरे जो निकालने वाले थे, जब उनको रोकने वाले तो आप ही की पार्टी में बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं कहते भाई? और अमानतुल्लाह खान पर गोल कर गए, 5-5 हजार रुपए दे रहे थे पर उसमें, जब यूपी सरकार का बुलडोजर आया अपनी जमीन खाली कराने के लिए, आपका वो अमानतुल्लाह जो बैड कैरेक्टर है वहां जाकर बोलता है इनको तो देखिए ईमानदारी की बात है, अल्लाह ने भेजा है, अब इनको भूखे तो नहीं मार सकते, 5,000 रुपए देते। भाषण मत दीजिए, दोनों तरफ से मत चलिए, एक चीज, ओके दोनों तरफ से मत चलिए। सुनिए ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्टोपस की तरफ उधर भी और इधर भी। और एक चीज और, जल्दी से एक चीज और, अशोक जी 10 सेकंड। अंत में नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है, मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहता हूं। आज जस्टिस जेबी पारदीवाला ने एक ऑर्डर पास किया कि जितने भी सड़क पर वो कुत्ते हैं उन सबको इकट्ठा करके तुरंत जो है दिल्ली एनसीआर सभी से बाहर किया जाए। और मैं तो अभी रास्ते में आ रहा था तो वो प्रोसेस मैंने होते हुए भी देखा, वीडियो में था। मेरी शुभकामनाएं। चलिए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं, और नहीं ठीक है, वो ऑर्डर है उस पे। लेकिन मैं एक सवाल, मैं भी कौन बनेगा करोड़पति खेल लेता हूं। ये अनमोल जी 1 मिनट, मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, बस मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब मैं जानना चाहता हूं। अभी फॉर्म 16 की बात करण भाई ने कही, दिल्ली में आपके जो एजेंट्स थे उन्होंने कितने फॉर्म 17 जो हैं वो साइन करके दिए थे चुनाव में, ये बताएं, दिल्ली चुनाव में? देखिए, कितनों ने ऑब्जेक्शन किया था? अशोक जी, सबसे पहली बार दिल्ली में हमने शाहदरा विधानसभा में 11,000 से ज्यादा ऐसे लोगों की पूरी जानकारी, उनका पता, सर वो चुनाव से पहले की बात है ना। देखिए, मैं कह रहा हूं जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई उसके बाद आपके लोगों ने, आपके जो बूथ एजेंट होंगे उन्होंने दस्तखत करके दिए होंगे कि हाँ सब कुछ कुशल मंगल है। That's the real data। तो वो जो फॉर्म 17 है, कितने लोगों ने हस्ताक्षर करके दिए, कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए, ये बताइए ना सर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तथ्य हमने चुनाव से पहले दिए थे, जो हमने एक विधानसभा में एक व्यक्ति की, ये तो डेजा वू हो गया जैसे राहुल गांधी कर रहा है ना कि लिख के नहीं दूंगा, सिर्फ टीवी पर बोलूंगा। वो स्वीकारे, आप संतुष्ट हुए, आपने साइन किया, ये पूरी बात बोली। लोगों को लेके आए, हम मीडिया के सामने लोगों को लेके आए। तहसीन जी 30 सेकंड में, तहसीन जी 30 सेकंड में बता रहे थे। ओके तहसीन जी 30 सेकंड, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। ओके अनमोल जी 30 सेकंड में। तहसीन जी, राजन्ना जी को क्यों बाहर किया भाई? उन्होंने तो साफ कह दिया कि हमारी नाक के नीचे, वो इसलिए बाहर किया उनको क्योंकि राहुल गांधी का फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा था। शेड्यूल ट्राइब्स नहीं, आदमी बीएलओ जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर है, चाहे किसकी भी सरकार है, गुनाह है और सरकार का एक कर्तव्य बनता है। राजन्ना को क्यों हटाया सर? राजन्ना ने थोड़ी गुनाह किया था। एक सेकेंड, कांग्रेस की सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि उन इलेक्शन कमीशन एजेंट्स को जो देशद्रोह कर रहे पाताल से खींच कर, सर उनको नहीं खींचा, लेकिन राजन्ना को निकाल दिया। सर मेरा सवाल वही है, राजन्ना बेचारे, उन्होंने तो स्वीकार किया कि हमारी नाक के नीचे, मतलब अगर इस्तीफा देना था सिद्धारमैया साहब का लिया जाता, इस्तीफा देना था तो बाकी किसी का लिया जाता। लेकिन चलिए, ये डबल स्टैंडर्ड जो है लोग समझते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ जो पूरी मुहिम चल रही है लोग उसको समझते हैं, और इसको समझाने के लिए हम लगातार फैक्ट्स आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन आज फिलहाल 2 टूक में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।